जय हिंद बच्चों, मैं राम चौधरी स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे YouTube चैनल रुद्र फिजिक्स क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एनर्जी ऑफ ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन इन देयर ग्राउंड ऑर्बिट और साथ ही साथ हम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को भी पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं। एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन स्टेशनरी ऑर्बिट। स्टेशनरी ऑर्बिट का मतलब ग्राउंड ऑर्बिट। अब देखिए बोहर मॉडल में जो अभी तक हमने पढ़ा, क्या हमने पढ़ा है कि बोहर मॉडल की अगर हम बात करते हैं कि सपोज ये न्यूक्लियस है और इस न्यूक्लियस में ये न्यूट्रॉन्स हैं, न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन होते हैं और न्यूट्रॉन के अलावा इसमें प्रोटॉन भी होते हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। न्यूट्रॉन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, प्रोटॉन जो होता है वो इलेक्ट्रिकली पॉजिटिव होता है। तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो न्यूक्लियस पॉजिटिव होगा। इस न्यूक्लियस के जब हम चार्ज की बात करते हैं तो इस न्यूक्लियस का जो चार्ज होता है वो होता है आपका जेड ई पॉजिटिव। जेड इसका एटॉमिक नंबर है, ई पॉजिटिव मतलब चार्ज ऑफ प्रोटॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का चार्ज दोनों का सेम होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है, प्रोटॉन पॉजिटिव होता है, दैट्स वाई हम इसको जेड ई पॉजिटिव लिखते हैं इसके चार्ज को। अब इस न्यूक्लियस की बात करें तो इस न्यूक्लियस के सराउंडिंग में ऑर्बिट्स होती हैं और इन ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। हम किसी भी एक ऑर्बिट के लिए हम उसमें रिवॉल्व करने वाले इलेक्ट्रॉन की एनर्जी की बात करने वाले हैं। सपोज इसमें ये एक इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन इसमें v वेलोसिटी से रिवॉल्व कर रहा है, v वेलोसिटी से रिवॉल्व कर रहा है। ये जो आपकी ऑर्बिट है, इस ऑर्बिट का नंबर आपका n है, nth ऑर्बिट है और इस ऑर्बिट की जो रेडियस है वो आपकी यहां से r। क्लियर? इस ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन की हमको एनर्जी फाइंड करनी है। अब यहां पे देखिए कि जब एनर्जी की हम बात करते हैं कि कोई भी इलेक्ट्रॉन इसमें रिवॉल्व करेगा मतलब ये मोशन में है, मोशन में है तो मतलब इसके पास क्या है, काइनेटिक एनर्जी है। काइनेटिक एनर्जी होगी तो हम यहाँ पे नोट कर लेते हैं 1 by 1। वी नो इलेक्ट्रॉन हैव टू एनर्जीज। इलेक्ट्रॉन के पास दो एनर्जी होती हैं। कौन कौन सी एनर्जी होती है? पहली एनर्जी होती है उसकी काइनेटिक एनर्जी, फर्स्ट है उसकी काइनेटिक एनर्जी, और जो दूसरी होगी सेकंड इज पोटेंशियल एनर्जी। अब देखिए काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी हम लिख लेते हैं। टोटल ये है इसकी काइनेटिक और ये है इसकी पोटेंशियल। अब दोनों के बारे में बात करते हैं कि काइनेटिक एनर्जी क्यों है। काइनेटिक एनर्जी क्योंकि ये मोशन कर रहा है, इसलिए काइनेटिक एनर्जी इसमें होगी, तो हम वो भी नोट कर लेते हैं, ड्यू टू मोशन। पोटेंशियल एनर्जी क्यों है इलेक्ट्रॉन के पास? अब देखिए इलेक्ट्रॉन जब इसमें रिवॉल्व करेगा अपनी ऑर्बिट में तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिकली नेगेटिव है, जो न्यूक्लियस होता है वो इलेक्ट्रिकली पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ड्यू टू दैट अट्रैक्शन इस सिस्टम में एक एनर्जी स्टोर हो जाती है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। और ये किसके कारण होती है? ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स between इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस। क्लियर? हम 1 by 1 दोनों एनर्जीज की बात करते हैं। अब देखिए काइनेटिक एनर्जी की अगर आप बात करते हो तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल क्या होता है, हाफ mv²। अब यहाँ पे हाफ mv² अगर आपको कैलकुलेट करना है तो यहां पे देख लो, अगर हाफ mv² आपको कैलकुलेट करना है तो इसमें बोर मॉडल का आप अप्लाई करिए। बोर मॉडल में हमने क्या पढ़ा था, फ्रॉम बोर्स मॉडल में हमने क्या पढ़ रखा है, mv² by r इज इक्वल क्या होता है,
mv² बाई आर मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स किसके इक्वल होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन के 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जेड ई इंटू ई बाई आर स्क्वायर। तो अगर इस केस में हम इस आर से इस स्क्वायर को कैंसिल कर लें तो यहां से जो आपका काइनेटिक एनर्जी निकल के आएगा, यहां से जो आपका काइनेटिक एनर्जी निकल के आएगा वो कितना आ रहा है? काइनेटिक एनर्जी को हम यहाँ पे देखते हैं, ये mv² हम यहाँ पे प्लेस करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा? काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल हो जाएगा 1/2 इन ब्रैकेट, ये mv² यहां से कितना बचा था हमारे पास? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू जेड ई स्क्वायर बाई आर। क्लियर है? ये तो आ गया काइनेटिक एनर्जी। केवल कितना होगा ये? अब काइनेटिक एनर्जी का कैलकुलेशन बहुत इजी है, फॉर्मूला होता है हाफ mv² और mv² की वैल्यू हम बोर्स मॉडल से जो हमने इसका सेंट्रीपिटल फोर्स का इक्वेशन बनाया था mv² बाई आर इज इक्वल होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, उसी फोर्स से हमने इसको कैलकुलेट करके फाइंड कर लिया। काइनेटिक एनर्जी आ गया हमारा हाफ 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू जेड ई स्क्वायर बाई आर। दूसरा हमारे पास है कि जब ये रिवॉल्व कर रहा है एट द टाइम ऑफ रिवॉल्यूशन, इसके पास क्या है? इन दोनों के बीच एक फोर्स वर्क कर रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन, और इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन के कारण भी एक एनर्जी इसमें स्टोर हो रही है, दैट एनर्जी इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। अब पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है वो भी समझ लीजिए। आपने पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला पढ़ा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो Q1 कितना है? जेड ई इंटू माइनस ई, इलेक्ट्रॉन का चार्ज माइनस ई होता है, बाई आर। कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? पोटेंशियल एनर्जी की जो वैल्यू आएगी यहाँ पे वो आएगी आपकी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू जेड ई स्क्वायर। अब ये जो माइनस था ये माइनस हम पहले ले लेंगे तो माइनस आएगा -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू जेड ई स्क्वायर बाई आर। क्लियर है? ये आ गया हमारा क्या? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन देयर स्टेशनरी ऑर्बिट। अब इन दोनों को अगर देखते हैं, इन दोनों को अगर हम कंपेयर करें तो इन दोनों को कंपेयर करने पे एक बात तो कॉमन है, यहाँ पे देख लीजिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जेड ई स्क्वायर बाई आर, ये भी सेम है। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा? अगर हम यहां से लिखते हो फ्रॉम दीज, अगर आप यहां से देखते हो तो यहां से अगर आप कंपेयर करोगे तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल क्या आ जाएगा? काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल 1/2, ये माइनस का हो जाएगा तो -1/2 ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। ये तो एक कॉमन रिलेशन आ गया किसी भी ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन के लिए कि ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन की जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो उसकी पोटेंशियल एनर्जी की हाफ होगी। क्लियर है? लेकिन हमको बात करनी है टोटल एनर्जी की, एनर्जी ऑफ ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन। हमने सेपरेटली काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के बारे में यहाँ पे डिस्कस किया, बट हम टोटल एनर्जी की अगर बात करें तो देखिए टोटल एनर्जी क्या होती है। अगर हम टोटल एनर्जी ऑफ ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन फाइंड करते हैं तो क्या आएगी? टोटल एनर्जी ऑफ ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन। अब देखिए टोटल एनर्जी की अगर आप बात करते हो तो कॉमन एक फॉर्मूला है, टोटल एनर्जी इज इक्वल क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। वैल्यू प्लेस करते हैं तो E इज इक्वल, काइनेटिक एनर्जी थी 1/2 इन ब्रैकेट 1/4 एप्सिलॉन नॉट जेड ई स्क्वायर बाई आर। क्लियर? और पोटेंशियल एनर्जी थी -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू जेड ई स्क्वायर बाई आर। अब यहां पे देखो ये हाफ है पॉजिटिव और ये फुल है निगेटिव, तो जब हम इसको लेस करेंगे तो ये हमारे पास आएगा E इज इक्वल -1/2 इन ब्रैकेट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू जेड ई स्क्वायर बाई
आर। क्लियर है? ये आ गया हमारा टोटल एनर्जी। अब अगर हम इस टोटल एनर्जी की बात करें तो इस टोटल एनर्जी को कैलकुलेट करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमको आर की वैल्यू इसमें प्लेस करनी पड़ेगी। आर की वैल्यू जब हम प्लेस करेंगे तो देखो आर की वैल्यू हमने क्या पढ़ी है, आर की वैल्यू हम यहाँ पे प्लेस करते हैं, ये तो आ गई टोटल एनर्जी। और अगर इसी टोटल एनर्जी से ये आ गया आपका, ठीक है, हम चाहे तो हम इसको ये भी लिख सकते हैं, जो आपकी टोटल एनर्जी है दैट इज इक्वल माइनस ऑफ इट्स काइनेटिक एनर्जी, यानी कि जो काइनेटिक एनर्जी है उसके निगेटिव के इक्वल होगी। क्लियर है? अब यहां पे देखिए, यहां पे हम वैल्यू प्लेस करेंगे आर की, और जैसे ही हम आर की वैल्यू प्लेस करेंगे वैसे ही हमको क्या होगा, इसका फॉर्मूला मिल जाएगा। आर की वैल्यू प्लेस करके देखते हैं। आर की वैल्यू को प्लेस करने के लिए हम क्या करेंगे कि अब देखो ये आप क्या आ गया, ई इज इक्वल माइनस 1/2। इसको अगर हम अलग कर लें तो हम पहले 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को अलग करते हैं, माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट अलग कर लिया हमने, और ये हो गया हमारा 1/2 इंटू जेड ई स्क्वायर बाई आर। आर की वैल्यू क्या थी, एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट अपॉन पाई एम ई स्क्वायर। ये किसकी वैल्यू थी, ये वैल्यू थी हमारी आर की। क्लियर है? क्या वैल्यू थी, एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट अपॉन पाई एम ई स्क्वायर। क्लियर है? अगर हम इसमें एटॉमिक नंबर को इंक्लूड कर लेते हैं तो एटॉमिक नंबर को इंक्लूड करने के बाद यहाँ पे हो जाता है एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट अपॉन जेड इंटू पाई एम ई स्क्वायर। सॉल्व करेंगे हम इसको, सॉल्व करेंगे तो क्या है, ये टर्म ऊपर ट्रांसफर होंगे, क्या हो जाएगा, E इज इक्वल माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 1/2, ये ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, जेड स्क्वायर ई पावर 4 इंटू एम। क्लियर? पाई अपॉन एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट इंटू एन स्क्वायर। इसमें से हम देखते हैं कि कैंसिल क्या हो सकता है। अब यहां पे देखो, कैंसिल होने वाले टर्म्स में अगर हम देखें तो पाई से पाई कैंसिल हो रहा है हमारा, और क्या कैंसिल हो रहा है, और तो कुछ कैंसिल होने वाला है यहां पे है नहीं। एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई हो जाएगा। हम इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्व करेंगे तो देखिए यहाँ पे क्या आने वाला है, इसको सॉल्व करके हमारे पास आने वाला है E इज इक्वल, मल्टीप्लाई करेंगे माइनस क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई होगा जेड स्क्वायर ई पावर 4 एम, जेड स्क्वायर ई पावर 4 एम अपॉन 4 इंटू 2 कितना हो गया, 8 एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर, ये आपका एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर हो जाएगा इंटू एच स्क्वायर इंटू 1/n स्क्वायर। अब यहां पे देखिए 1/n स्क्वायर, हम इसमें क्या करते हैं, हम इसमें hc का मल्टीप्लाई करते हैं, और hc से डिवाइड अगर हम कर लें तो यहां पे क्या होगा, ओवरऑल में हम hc का मल्टीप्लाई कर लेते हैं और hc से डिवाइड। अब बात ये आती है कि हम hc का मल्टीप्लाई और hc का डिवाइड क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे कांस्टेंट बनाना है, जिस कांस्टेंट को हम बोलते हैं रेडबर्ग कांस्टेंट। अब यहाँ पे देखिए जैसे ही हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने पे क्या होगा, E इज इक्वल माइनस, ये हो जाएगा जेड स्क्वायर ई पावर 4 एम अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच क्यूब सी इंटू आर इंटू, अभी आया है ये
एच सी अपॉन एन स्क्वायर। ये वाला एच सी मल्टीप्लाई कर लिया और वो वाला एच सी हमने रहने दिया। अगर हम इसी में इंप्लीमेंट ये कर लें हाइड्रोजन के लिए, जो आपका हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के लिए जो आपका जेड होता है वो कितना होता है 1। जेड अगर 1 हो जाएगा देन ये जो आपका फॉर्मूला था एनर्जी का, ये फॉर्मूला आपका होगा E इज इक्वल माइनस E पावर 4 m अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h क्यूब c इंटू एच सी अपॉन एन स्क्वायर। ये जो ब्रैकेट वाला पोर्शन है, ये ब्रैकेट वाला पोर्शन एक कांस्टेंट है, जिस कांस्टेंट को हम बोलते हैं रिडबर्ग कांस्टेंट। तो अगर हम इसको रिमूव कर लें तो यहां से हमारे पास क्या आएगा, E इज इक्वल आएगा माइनस आर एच सी अपॉन एन स्क्वायर। फाइनली हमारे पास जो एनर्जी का जो फॉर्मूला आया वो हमारे पास क्या आया है, E इज इक्वल माइनस आर एच सी अपॉन एन स्क्वायर। अगर हम इस फॉर्मूले में R की बात करें तो अब यहाँ पे देखिए, ये जो फॉर्मूला है आपका, यहाँ पे जो आपका R है, फॉर्मूला हमारे पास आया है एनर्जी का, E इज इक्वल माइनस आर एच सी बाई एन स्क्वायर। यहाँ पे हमने जो ये R यूज किया है, R किसके इक्वल है, E पावर 4 m अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h क्यूब c। ठीक है, ये जो आपका है इसको हम बोलते हैं रिडबर्ग कांस्टेंट। क्या बोलते हैं हम इसको बोलते हैं रिडबर्ग कांस्टेंट। और इसकी जो वैल्यू है वो होती है 1.09678 1.09678 ये आ गया। और इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है आपकी R इज इक्वल 1.09678 इंटू 10 टू द पावर 7 मीटर इनवर्स। क्लियर, ये वैल्यू होती है इसकी। तो अगर हम एनर्जी कैलकुलेशन की बात करें तो बड़ा इजी है एनर्जी कैलकुलेशन हमारे लिए। पहले हम काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को सेपरेटली कैलकुलेट करते हैं, देन वी विल ऐड बोथ एनर्जीज, और दोनों को ऐड करने पे हमारे पास आता है E इज इक्वल माइनस जेड स्क्वायर E पावर 4 m बाई 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h क्यूब c इंटू एच सी अपॉन एन स्क्वायर। हाइड्रोजन के लिए आप जेड की वैल्यू 1 रख लेते हो, तो ये जो आपका बचता है इन ब्रैकेट वाला पोर्शन, इसको हम कांस्टेंट मान लेते हैं R, और इस कांस्टेंट का नाम होता है रिडबर्ग कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू होती है 1.09678 इंटू 10 टू द पावर 7 मीटर इनवर्स। क्लियर है। तो फाइनली हमारे पास जो वैल्यू आई है एनर्जी ऑफ एनी इलेक्ट्रॉन इन देयर स्टेशनरी ऑर्बिट, दैट इज माइनस आर एच सी अपॉन एन स्क्वायर। माइनस आर एच सी अपॉन एन स्क्वायर, यहां से एक सिंपल सा कैलकुलेशन आ रहा है हमारे पास कि जो एनर्जी होगी स्टेशनरी ऑर्बिट में, दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ नंबर ऑफ ऑर्बिट। क्लियर है। और अगर हम बात करें ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन की, इन ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन, अब देखिए ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन की अगर बात करते हैं तो ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन मतलब n इज इक्वल 1, n इज इक्वल 1 में जो आपका होगा E1 कितना होगा, वो होगा आपका माइनस, दैट इज इक्वल माइनस आर एच सी बाई एन स्क्वायर। और जब हम इसमें आर एच सी और n की वैल्यू 1 रखते हैं तो ये हमारा आता है माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर है। इसी तरीके से अगर हम बात करें तो हम ये भी फाइंड कर सकते हैं इन फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन का मतलब क्या है कि n इज इक्वल टू
n इज इक्वल टू में जब आप बात करते हो तो इसमें क्या हो जाएगा, E2 इज इक्वल माइनस RH बाई 2 का स्क्वायर, और इसमें अगर आप बात करते हो तो यहाँ पे जब आप डिवाइड करोगे तो ये आएगा आपका माइनस 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसी टाइप से आप E3 निकालोगे, यानी कि सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में, तो ये क्या होगा, माइनस RH बाई 3 का स्क्वायर, यानी कि आप 9 से डिवाइड करोगे, आप 9 से डिवाइड करोगे तो 9 से डिवाइड करने पे क्या आएगा, 1.5 सॉरी 1.5 नहीं आएगा, 1.4 5 आएगा, हाँ 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसी टाइप से हम बात करते जाएं तो आगे हम कैलकुलेट इसका कर सकते हैं। बट यहाँ पे सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये जो हमारे पास आया है E इज इक्वल माइनस RH बाई एन स्क्वायर, यहाँ पे अगर हम RH की बात करें, ये जो आपका RH है इसकी वैल्यू होती है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जब भी आप इसको कैलकुलेट करोगे तो RH की वैल्यू आपको क्या मिलेगी, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जिसको हम एनर्जी कैलकुलेशन में यूज करेंगे। और किसी भी एटम के लिए या हाइड्रोजन एटम के लिए, बेसिकली हम इस चैप्टर में जो बात करेंगे हाइड्रोजन लाइक एटम्स की कर रहे हैं, तो हाइड्रोजन एटम की जो एनर्जी कैलकुलेशन होगी इलेक्ट्रॉन की किसी भी ऑर्बिट में, उसके लिए हम इस कांस्टेंट RH की वैल्यू 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट यूज करके इसको इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर है? तो फाइनली अभी अगर हम बात करें तो हमारे पास जो एनर्जी का फॉर्मूला आया है वो फॉर्मूला हमारे पास आया है, देखो काइनेटिक एनर्जी हमने फाइंड की, काइनेटिक एनर्जी हमने फाइंड की, पोटेंशियल एनर्जी हमने फाइंड करी, टोटल एनर्जी। और अगर हम इनकी बात करें, काइनेटिक एनर्जी हमारे पास कितनी आई थी, 1/2 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ZE² बाई R। पोटेंशियल एनर्जी आई थी माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ZE² बाई R। और टोटल एनर्जी हमारे पास आई है माइनस RH बाई एन स्क्वायर, या इसी को हम लिख सकते हैं माइनस 13.6 बाई एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। R आपका रेडबर्ग कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू आपको मालूम है 1.09678 इंटू 10⁻⁷ मीटर इनवर्स। क्लियर है? अब देखिए ये जो एनर्जी कंडीशंस हैं, इन्हीं एनर्जी कंडीशंस को यूज करके हम बात करेंगे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम सीरीज की। देखिए हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम सीरीज क्या है, हमने ये पढ़ा कि जब भी कोई इलेक्ट्रॉन किसी अब जो ऑर्बिट होती है, जिस ऑर्बिट में वो रिवॉल्व करता है, और न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर लगाता है, उस ऑर्बिट को बोला जाता है उसकी स्टेशनरी या ग्राउंड ऑर्बिट। लेकिन जब वो एनर्जी गेन करता है तो वो जंप करके हायर ऑर्बिट में चला जाता है, दैट इज कॉल्ड द एक्साइटेड स्टेट। बट एक्साइटेड स्टेट में वो रुकता नहीं है, वहां से वापस लौटता है। तो जब भी कोई इलेक्ट्रॉन किसी हायर एनर्जी लेवल यानी कि एक्साइटेड स्टेट से अपनी ग्राउंड स्टेट में या लोअर स्टेट में, हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में जब वो वापस लौटता है, देन इट विल emit the energy equal to the difference of energy levels in the form of radiation of a particular wavelength. This radiation is called atomic spectrum, या this wavelength is called the spectral line. Particular wavelength एक सिंपल सी बात है कि जब भी इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल से, कहां से, हायर एनर्जी लेवल ट्रांजिशन करता है किसमें, लोअर एनर्जी लेवल में, हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में ट्रांजिशन करता है, यानी कि वापस लौट के आता है, तो ये क्या करता है, ये दोनों ऑर्बिट्स की एनर्जी का जो डिफरेंस है, ठीक है, उस डिफरेंस के इक्वल एनर्जी रेडिएट करता है, उस डिफरेंस के इक्वल एनर्जी रेडिएट करता है। यानी कि अगर हम बात करें रेडिएशन एमिटेड
बाई इलेक्ट्रॉन। तो रेडिएशन एमिटेड बाई इलेक्ट्रॉन या एनर्जी एमिटेड बाई इलेक्ट्रॉन, हम रेडिएशन की जगह वर्ड यूज कर सकते हैं एनर्जी एमिटेड बाई इलेक्ट्रॉन। कितनी होगी, कितना एनर्जी एमिट करेगा, दैट इज इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ एनर्जी लेवल्स। जिस ऑर्बिट से लौट के आया है, जिस ऑर्बिट में, उन ऑर्बिट के एनर्जी लेवल्स का जो डिफरेंस है उसके इक्वल ये एनर्जी को रेडिएट करेगा। ये जो एनर्जी रेडिएट करता है, जो रेडिएशन ये रिलीज करता है, दैट इज कॉल्ड द एटॉमिक स्पेक्ट्रम। और ये स्पेक्ट्रम एक पार्टिकुलर वेवलेंथ का होता है फॉर द गिवन ऑर्बिट्स, इसीलिए इस वेवलेंथ को बोला जाता है स्पेक्ट्रल लाइन, और हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो देखिए हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की अगर हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे कितना एनर्जी रिलीज करेगा। फाइनल के लिए अगर हम बात करें तो हम इसका फॉर्मूला यूज कर सकते हैं -RHC अपॉन NF स्क्वायर माइनस, क्लियर, वैल्यू रखते हैं हम इसमें, क्या होगा, -RHC अपॉन NF स्क्वायर माइनस RHC अपॉन NI स्क्वायर। क्लियर है, वापस लेके आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, हाँ, माइनस इंटू माइनस प्लस, ये आपका RHC कॉमन ले लीजिए, ये आपका आएगा माइनस RHC था, RHC कॉमन आ गया, 1 अपॉन NI स्क्वायर माइनस 1 अपॉन NF स्क्वायर। क्लियर। अब यहाँ पे देख लीजिए RHC कॉमन आ गया, ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, तो मैंने 1 अपॉन माइनस NI स्क्वायर को पहले लिख लिया, और 1 अपॉन NF स्क्वायर कहाँ होगा, बाद में चला जाएगा। अब ये एनर्जी है, अगर हम इस एनर्जी की वैल्यू को रखें तो एनर्जी का भी एक हमने फॉर्मूला पढ़ रखा है। एनर्जी का क्या फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है, HC बाई लैम्डा इज इक्वल क्या हो जाएगा, RHC इन ब्रैकेट 1 अपॉन NI स्क्वायर माइनस 1 अपॉन NF स्क्वायर। क्लियर है। अब यहां पे देखो, यहां पे अगर हम देखते हैं तो इस फॉर्मूले में क्या हो रहा है, HC से HC कैंसिल, तो फाइनली हमारे पास जो स्पेक्ट्रल लाइन है यानी कि जो वेवलेंथ है उसके लिए फॉर्मूला क्या आ रहा है, 1 बाई लैम्डा इज इक्वल R 1 अपॉन NI स्क्वायर माइनस 1 अपॉन NF स्क्वायर। अब यहाँ पे बहुत क्लियरली ये समझ लीजिए, ये जो आपका NI है, NI ये क्या है, नंबर ऑफ लोअर एनर्जी लेवल, और NF क्या है, नंबर ऑफ हायर एनर्जी लेवल। क्लियर, ये हायर एनर्जी लेवल का नंबर है। तो सिंपली हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में है क्या कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम या किसी भी एटम के लिए हम जब बात करते हैं तो जब भी इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में वापस लौटता है तो ये दोनों ऑर्बिट्स की या दोनों एनर्जी लेवल्स का जो एनर्जी डिफरेंस है उसके इक्वल एनर्जी रेडिएट करता है इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन फॉर ए पार्टिकुलर वेवलेंथ। रेडिएशन रिलीज करता है, उसी रेडिएशन को हम स्पेक्ट्रम बोलते हैं, और उसकी जो वेवलेंथ होती है दैट वेवलेंथ इज कॉल्ड द स्पेक्ट्रल लाइन। और हम उसी स्पेक्ट्रल लाइन के लिए, उसी वेवलेंथ के लिए हमने फॉर्मूला गेन किया है, क्या आया है हमारा, 1 बाई लैम्डा इज इक्वल R इन ब्रैकेट 1 अपॉन NI स्क्वायर माइनस 1 अपॉन NF स्क्वायर। अब देखिए जब हम हाइड्रोजन एटम में बात करते हैं तो जब हाइड्रोजन एटम के स्पेक्ट्रम को स्टडी किया गया तो हाइड्रोजन एटम के स्पेक्ट्रम में 5 टाइप्स की स्पेक्ट्रल लाइंस मिलती हैं, और उनको जब कैटेगराइज किया गया तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को 5 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। क्या क्या है, हम 1 बाई 1 उन कैटेगरीज को या उन स्पेक्ट्रल लाइन की बात करते हैं। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में जो पहला कैटेगरी था, जो पहला सीरीज था, वो सीरीज, उस सीरीज को नाम दिया गया लाइमन सीरीज। देखो लाइमन सीरीज क्या है,
लाइमन सीरीज में यह है कि जब भी कोई इलेक्ट्रॉन किसी हायर एनर्जी ऑर्बिट से लेवल से फर्स्ट ग्राउंड स्टेट में लौट के आता है, फर्स्ट ऑर्बिट में लौट के आता है, देन इट इज कॉल्ड, दिस टाइप ऑफ ट्रांजिशन इज कॉल्ड लाइमन सीरीज। जो भी वेवलेंथ मिलेगी उस ट्रांजिशन की वो लाइमन सीरीज में आएगी। यानी कि हायर एनर्जी लेवल से जो आपका NF है, NF क्या रहेगा 2 3 4 5 टू इंफिनिटी, 2 3 4 5 अप टू इंफिनिटी। यानी कि जब भी कोई इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी ऑर्बिट से लौट के फर्स्ट ग्राउंड ऑर्बिट में आता है तो वो जो ट्रांजिशन होता है वो लाइमन सीरीज में लाई करता है। इसके बाद दूसरी जो सीरीज थी, दूसरी सीरीज जो ली गई वो थी आपकी बामर सीरीज। अब देखिए बामर सीरीज क्या थी। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में बामर सीरीज रेडिएशन हमको तब मिलता है जब कोई इलेक्ट्रॉन हायर ऑन एनर्जी लेवल से सेकेंड ग्राउंड ऑर्बिट में लौट के आता है। यानी कि Ni इसके लिए क्या होगा 2, NF कितना होगा 3 4 5 6 7 8 अप टू इंफिनिटी। यानी कि इफ एनी इलेक्ट्रॉन ट्रांजिटेड फ्रॉम हायर एनर्जी लेवल टू द सेकेंड ग्राउंड ऑर्बिट देन इट इज कॉल्ड द बामर सीरीज। इसके बाद आपका आता है थर्ड सीरीज है आपकी पास्चन सीरीज। पास्चन सीरीज क्या है वो भी समझ लीजिए। पास्चन सीरीज, अब देखिए पास्चन सीरीज में क्या है, अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल से थर्ड ग्राउंड स्टेट में ट्रांजिट करता है, यानी कि हायर एनर्जी लेवल से लौट के आता है कहां पे, थर्ड एनर्जी लेवल में लौट के आता है, तो इसको बोला जाता है पास्चन सीरीज। यानी कि इसके लिए Ni3 रहेगा, NF में भी 4 5 6 7 अप टू इंफिनिटी। क्लियर। पास्चन के बाद फोर्थ सीरीज इसमें है, दैट इज कॉल्ड ब्रैकेट सीरीज। देखिए ब्रैकेट सीरीज क्या है, सेम, अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल से फोर्थ ग्राउंड स्टेट में ट्रांजिट करता है तो वो जो सीरीज हमको मिलने वाली है वो सीरीज हमको मिलेगी ब्रैकेट सीरीज में। यानी कि इसके लिए Ni4 रहेगा, NF में भी 5 6 7 8 अप टू इंफिनिटी। एंड द लास्ट और द फिफ्थ सीरीज इज फुंड सीरीज। फुंड सीरीज क्या है, फुंड सीरीज का स्पेक्ट्रम हमको तब मिलता है जब कोई भी इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी ऑर्बिट से फिफ्थ ऑर्बिट में ट्रांजिट करता है। यानी कि इसके लिए Ni5 रहेगा, NF में भी 6 7 8 अप टू इंफिनिटी। क्लियर। तो ये 5 टाइप की जो हमको स्पेक्ट्रल सीरीज मिलती है हाइड्रोजन में, लाइमन, बामर, पास्चन, ब्रैकेट एंड फुंड। अब इनका एक बहुत कॉमन सा प्रोसीजर है कि नंबर ऑफ ऑर्बिट जिसमें वो रिटर्न करके आ रहा है, जिसमें वो वापस लौट के आ रहा है, उसके बेस पे हम इस सीरीज को डिफाइन करते हैं। फर्स्ट में लौट के आ रहा है तो लाइमन, सेकंड में लौट के आ रहा है तो पास्चन, थर्ड में सेकंड में लौट के आ रहा है तो बामर, थर्ड में आ रहा है तो पास्चन, फोर्थ में आ रहा है तो ब्रैकेट, फिफ्थ में आ रहा है तो फुंड। और इनकी किसी भी स्पेक्ट्रल लाइन, अब देखो स्पेक्ट्रल लाइन क्या होती है, जैसे अगर हम बात करेंगे तो 2 से अगर 1 में लौट के आएगा तो ये फर्स्ट स्पेक्ट्रल लाइन होगी, 3 से 1 में लौट के आएगा सेकंड स्पेक्ट्रल लाइन, 4 से 1 में लौट के आएगा थर्ड स्पेक्ट्रल लाइन। तो हर सीरीज में कई स्पेक्ट्रल लाइन होती हैं और सारी स्पेक्ट्रल लाइन, हर स्पेक्ट्रल लाइन की जो वेवलेंथ होगी वो अलग होगी। और स्पेक्ट्रल लाइन की वेवलेंथ को कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला हमारा कॉमन है, जो भी हमने फाइंड किया, हम कौन सा यूज करते हैं, 1/λ इज इक्वल r इन ब्रैकेट 1/n I स्क्वायर माइनस 1/n f स्क्वायर। क्लियर। और स्पेक्ट्रल लाइन की अगर बात करी जाए तो जब हम कैलकुलेशन करते हैं कि स्पेक्ट्रल लाइन हमको कैसे, किस सीरीज में कितनी स्पेक्ट्रल लाइन हमको मिलने वाली हैं, तो वो डिपेंड करता है कि ट्रांजिशन हो कहां से रहा है, तो कितनी स्पेक्ट्रल लाइन हमको मिल सकती हैं। तो अब देखिए अगर हम इसी में बात करते हैं कि किसी भी स्पेक्ट्रम के लिए नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल
lines, number of spectral lines in any ट्रांजिशन। अब देखिए किसी भी ट्रांजिशन में जो स्पेक्ट्रल लाइन होंगी कितनी होंगी, उसके लिए कंडीशन क्या है कि इफ द हाईएस्ट एनर्जी लेवल इन ट्रांजिशन इज n, देन, यानी कि जो ट्रांजिशन हमने लिया है उसका हाईएस्ट एनर्जी लेवल n है, तो इस बेस पे अगर हम बात करें नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन, तो नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन इज इक्वल होगा n इंटू n माइनस 1/2। क्लियर है? n इंटू n माइनस 1/2। ओके, जैसे आपसे बोला जाता है कि कोई इलेक्ट्रॉन फोर्थ ऑर्बिट में है तो वो कितनी स्पेक्ट्रल लाइंस को एमिट कर सकता है, तो हम वैल्यू क्या रखेंगे 4 इंटू 4 माइनस 1 3/2, यानी कि 4 इंटू 3 12/2, मतलब वो 6 कर सकता है। कैसे 6 कर सकता है? 4 से थर्ड में भी जा सकता है, 4 से सेकंड में भी जा सकता है, 4 से फर्स्ट में भी जा सकता है, यानी कि 3 ये हो गई, थर्ड से सेकंड में जाएगा, थर्ड से फर्स्ट में जाएगा 5 और सेकंड से फर्स्ट में जाएगा 6, टोटल मिला के वो 6 स्पेक्ट्रल लाइंस को एमिट करेगा। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन का जो फॉर्मूला रहेगा हमारे पास ये रहेगा। इसके अलावा कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि हाईएस्ट वेवलेंथ ऑफ एनी सीरीज या लोएस्ट वेवलेंथ ऑफ एनी सीरीज कैसे हम कैलकुलेट करेंगे। अब देखिए हाईएस्ट वेवलेंथ या लोएस्ट वेवलेंथ डिपेंड करता है एनर्जी लेवल के डिफरेंस पे। एनर्जी लेवल का डिफरेंस जितना ज्यादा होगा, आपने क्लियरली पढ़ा हुआ है कि जो एनर्जी होती है वो क्या होती है, hc/λ, यानी कि एनर्जी जो होगी वो लैम्डा के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो एनर्जी लेवल का डिफरेंस जितना ज्यादा होगा, एनर्जी लेवल का डिफरेंस जितना ज्यादा होगा वेवलेंथ उतनी कम होगी, और एनर्जी लेवल का डिफरेंस जितना कम होगा वेवलेंथ उतनी ज्यादा होगी। क्लियर है? तो अगर हम इसके बेस पे बात करें, ये जो फॉर्मूला है कॉमनली जो हमने अभी पढ़ा है, हम इसी के बेस पे अगर बात करते हैं तो यहाँ पे देखिए एनर्जी है, आपने क्या पढ़ा है, hc/λ, यानी कि जो E है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा लैम्डा के। तो एनर्जी लेवल का डिफरेंस जितना ज्यादा होगा वेवलेंथ उतनी कम होगी, एनर्जी लेवल का डिफरेंस जितना कम होगा वेवलेंथ उतनी ज्यादा होगी। तो अगर किसी भी सीरीज के लिए आपसे बात करी जाए, इन एनी सीरीज किसी भी सीरीज के लिए अगर आपसे बात करते हैं, तो सीरीज में जो हाईएस्ट वेवलेंथ होगा फॉर लार्जेस्ट वेवलेंथ, अब देखिए लार्जेस्ट वेवलेंथ के लिए क्या होगा, लार्जेस्ट वेवलेंथ के लिए एक सिंपल सा कंडीशन हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं, जो फाइनल एनर्जी लेवल होगा दैट फाइनल, देखो लार्जेस्ट वेवलेंथ चाहिए मतलब एनर्जी लेवल का डिफरेंस बहुत कम होना चाहिए। एनर्जी लेवल का डिफरेंस बहुत कम होगा क्योंकि वेवलेंथ लार्जेस्ट है, एनर्जी बहुत कम होगी। एनर्जी कम कब होगी, जस्ट बाद वाली ऑर्बिट से जब वो आएगा। तो इस कंडीशन में जो NF होगा वो आपका Ni+1 होना चाहिए लार्जेस्ट वेवलेंथ के लिए। तो कंडीशन समझ लीजिए, लार्जेस्ट वेवलेंथ की अगर बात करी जा रही है तो लार्जेस्ट वेवलेंथ के लिए आपका NF = Ni+1, और दूसरा अगर आपसे यही बात करी जाती है शॉर्टेस्ट वेवलेंथ की, यही अगर बात करी जाती है शॉर्टेस्ट वेवलेंथ की, तो फॉर शॉर्टेस्ट वेवलेंथ अगर शॉर्टेस्ट वेवलेंथ की बात करी जाती है तो इसके लिए आपके पास NF = आप यूज करोगे क्या, इंफिनिटी। शॉर्टेस्ट वेवलेंथ का मतलब है एनर्जी लेवल का डिफरेंस सबसे ज्यादा होना चाहिए, और एनर्जी लेवल का डिफरेंस सबसे ज्यादा तब होता है जब कोई भी इलेक्ट्रॉन इनफाइनाइट एनर्जी लेवल से किसी ऑर्बिट में लौट के आता है।
तो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, लार्जेस्ट वेवलेंथ की कंडीशंस हमको मिल गई। और अगर यही कंपैरिजन हम अलग अलग स्पेक्ट्रल सीरीज के लिए करें, अलग अलग स्पेक्ट्रल सीरीज के लिए करें, तो अलग अलग स्पेक्ट्रल सीरीज जैसे आपसे पूछ लिया जाए कि सेकंड स्पेक्ट्रल लाइन ऑफ बामर सीरीज और सेकंड स्पेक्ट्रल लाइन ऑफ ब्रैकेट सीरीज, इन दोनों में वेवलेंथ किसकी ज्यादा होगी, तो सिंपल सी बात है कि एनर्जी लेवल का डिफरेंस जिसका ज्यादा होगा वेवलेंथ उसकी कम होगी, और एनर्जी लेवल का डिफरेंस जिसका कम होगा वेवलेंथ उसकी ज्यादा होगी। क्लियर है? तो सिंपली अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को जब हम स्टडी करते हैं तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में 5 सीरीज हैं। फर्स्ट सीरीज इज लाइमन, जब कोई भी इलेक्ट्रॉन हायर से फर्स्ट में लौट के आता है। सेकंड इज बामर, जब इलेक्ट्रॉन हायर से सेकंड में लौट के आता है। थर्ड पास्चन, हायर से थर्ड में लौट के आएगा। फोर्थ ब्रैकेट यानी कि हायर से फोर्थ में लौट के आएगा। फिफ्थ फुंड, यानी कि जब हायर से किस में लौट के आएगा, फिफ्थ में लौट के आएगा, दिस इज कॉल्ड द फुंड। वेवलेंथ का जो कैलकुलेशन होगा वो हम इसी फॉर्मूले से करेंगे। स्पेक्ट्रल लाइन का जो फॉर्मूला हमारे पास है 1 by lambda इज इक्वल आर इन ब्रैकेट 1 upon ni स्क्वायर माइनस 1 upon nf स्क्वायर। क्लियर? और किसी भी सीरीज के लिए अगर आप बात करते हो कि नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन कितनी होंगी, तो नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन का भी फॉर्मूला हमारे पास आ गया, हाईएस्ट वाले से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हमसे बात करी जाती है कि किसी भी सीरीज में, सेम सीरीज में अगर लार्जेस्ट और शॉर्टेस्ट वेवलेंथ के बारे में पूछा जाता है तो लार्जेस्ट वेवलेंथ के लिए हम NF इज इक्वल ni+1 यूज करते हैं और शॉर्टेस्ट वेवलेंथ के लिए इन्फिनिटी यूज करते हैं। क्लियर है? अब अगर हम इसी को जो स्पेक्ट्रल लाइंस है इनको शो करने की बात करी जाए, कभी कभी ये भी बोल दिया जाता है कि शो द स्पेक्ट्रल लाइंस। ठीक है, अब देखो स्पेक्ट्रल लाइंस को शो करने का एक बहुत कॉमन सा मेथड, हम स्पेक्ट्रल लाइंस को ड्रॉ करते हैं। जैसे मान लीजिए ये लाइन है आपकी, ओके, ठीक है, ठीक है। अब देखिए जरा, हम ट्रांजिशन की बात करते हैं। अब यहाँ पे देखो जरा, ये हो गया आपका n इज इक्वल 1, ये फर्स्ट ऑर्बिट हो गई, ये सेकेंड ऑर्बिट हो गई, ये आपकी थर्ड ऑर्बिट हो गई, ये आपकी फोर्थ ऑर्बिट हो गई, ये आपकी फिफ्थ ऑर्बिट हो गई, ये सिक्स्थ, ये सेवंथ, ये एट्थ। क्लियर है? अब अगर हम इन्हीं की बात करें तो देखिए हम इन ऑर्बिट्स को थोड़ा सा इनलार्ज कर लेते हैं, बाद में देखते हैं। अब देखिए ट्रांजिशन कैसे करना है हमको। लाइमन सीरीज क्या होगी हमारी, हम उस सीरीज की बात करेंगे। हमने क्या बोला कि फर्स्ट ऑर्बिट में लौट के आएगा कोई भी, यानी कि अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन सेकेंड से फर्स्ट में लौटता है, थर्ड से फर्स्ट में लौटे, फोर्थ से फर्स्ट में लौटे, फिफ्थ से फर्स्ट में लौटे, फिफ्थ से फर्स्ट में लौटे, सिक्स से लौटे, या इसी टाइप से हम क्या मान लेते हैं, एक एनर्जी लेवल हम और ले लेते हैं इनफाइनाइट। कौन सा हमारा, ये हमारा n इज इक्वल इनफाइनाइट। तो अब यहाँ पे देखो जो इलेक्ट्रॉन है वो ट्रांजिशन कहाँ से कर रहा है, फर्स्ट से सेकंड से करे, थर्ड से करे, फोर्थ से फिफ्थ से, या इनफाइनाइट से। ये कहीं से भी ट्रांजिशन करता है, जब किसमें, फर्स्ट ऑर्बिट में ट्रांजिशन इसका होता है, लौट के आता है। तो ये जो आपकी स्पेक्ट्रल लाइन दिखती है, ये स्पेक्ट्रल लाइन होती है आपकी लाइमन सीरीज की। किसकी है ये, लाइमन। इसी टाइप से जब कोई इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन करता है कहां से,
इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन करेगा, मान लीजिए यहाँ से थर्ड से सेकंड में, फोर्थ से सेकंड में, फिफ्थ से सेकंड में, सिक्स से फिफ्थ से सेकंड में, सिक्स से सेकंड में, सेवन से, या मान लीजिए इनफाइनाइट से। तो जब इसका ट्रांजिशन सेकंड ऑर्बिट में होता है तो ये होती है आपकी बामर सीरीज। ये जो स्पेक्ट्रल लाइन है ये आपकी बामर सीरीज की है, ठीक है। इसी टाइप से पास्चन के लिए अगर हम बात करते हैं तो अब देखिए, अगर ट्रांजिशन आपका थर्ड में होता है, चाहे वो फोर्थ से हो, चाहे वो फिफ्थ से हो, चाहे वो सिक्स से हो, सेवन से हो, एट से हो, या फिर इनफाइनाइट से हो, ये जो आपका होता है ये होता है आपका पास्चन के लिए। क्लियर? ठीक है। ट्रांजिशन देखिए, ट्रांजिशन बहुत सिंपल है। हायर एनर्जी लेवल से सारी फर्स्ट में लौट के आएंगी। अगर फर्स्ट में लौट के आएगी चाहे जहां से आए लाइमन, सेकंड में लौट के आएगी चाहे जहां से आए बामर, थर्ड में लौट के आएगी चाहे जहां से आए पास्चन, फोर्थ में अगर लौट के आती है यही, चाहे जहां से लौट के आए फोर्थ में, तो ये आपका क्या रहेगा, ब्रैकेट। फोर्थ में अगर लौट के आएगी तो ये चाहे आपकी फिफ्थ से लौट के आए, चाहे आपकी सिक्स से लौट के आए, सेवन से, एट से, या फिर इनफाइनाइट से, ये क्या होगी, ये सीरीज आपकी जो बनेगी ये होगी आपकी ब्रैकेट। क्लियर? इसी टाइप से लास्ट है आपकी फुंड। फुंड सीरीज क्या होती है, बड़ा क्लियर है। हायर एनर्जी ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन किस में लौट के आएगा, फिफ्थ वाले में। तो जब हायर से फिफ्थ में लौट के आएगा तो ये आपका हो जाएगा फुंड सीरीज। इस टाइप से ये जो सीरीज है आपका, ये कौन सा है, फुंड सीरीज है। तो ये स्पेक्ट्रल लाइंस है। सिंपली जो हमने थियोरेटिकली पढ़ा था कि हायर एनर्जी लेवल से फर्स्ट में लौट के आएगा तो लाइमन, सेकंड में लौट के आएगा बामर, थर्ड में लौट के आएगा पास्चन, फोर्थ में लौट के आएगा ब्रैकेट, और इसमें लौट के आएगा तो फुंड। अब जैसे फर्स्ट एनर्जी लेवल है, इसकी एनर्जी होती है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसकी होती है -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसकी होती है -1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसकी होती है -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है। इसके अलावा आपका फिफ्थ, सिक्स, और ये जो इनफाइनाइट एनर्जी लेवल है इसकी एनर्जी कितनी होती है, 0। तो इस टाइप से जब इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांजिशन होता है, और ये जो लाइंस दिखाई दे रही है, जो स्पेक्ट्रल लाइंस आपको दिखाई दे रही हैं, ये आपका स्पेक्ट्रम है हाइड्रोजन का। बहुत क्लियर है, बहुत इजी है, इसमें ज्यादा कोई डाउट नहीं है, सारे कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर हो चुके हैं। अब हम बात करते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स की जो एनर्जी लेवल या स्पेक्ट्रम पर बेस्ड हैं। The ground state energy of hydrogen atom is -13.6 electron volt. What are the kinetic and potential energies of electron in this state? Okay. अब यहाँ पे देखो, जैसे हमने बात करी थी, हमने क्या रिलेशन पढ़ा था, एक रिलेशन तो हमने ये पढ़ा था कि जो आपकी काइनेटिक एनर्जी है वो किसके इक्वल होगी, दैट इज माइनस ऑफ टोटल एनर्जी। ठीक। एक रिलेशन हमने और पढ़ा था, जो आपकी पोटेंशियल एनर्जी है वो किसके इक्वल होगी, वो इक्वल होगी आपकी 1/2 ऑफ इट्स टोटल एनर्जी। 1 मिनट, 1/2 नहीं होगा, ये 2 टाइम्स होगी। इट इज द 2 टाइम्स ऑफ टोटल एनर्जी। क्यों ऐसा हम बोल रहे हैं, उसके लिए हमारे पास एक रीजन है, एक लॉजिक है। क्या लॉजिक है, हमने काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला फाइंड किया था 1/2 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ZE²/R। पोटेंशियल एनर्जी का हमारे पास आया था, पोटेंशियल एनर्जी का -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ZE²/R, और टोटल एनर्जी का हमारे पास आया था
माइनस 1/2 1/4πε0 ZE² तो देखो इससे इसको कंपेयर करेंगे, काइनेटिक एनर्जी टोटल एनर्जी का नेगेटिव है और पोटेंशियल एनर्जी इसका डबल है। तो हम यहीं से अगर बात कर लेते हैं, इन्हीं लॉजिक को यूज करते हैं, तो डायरेक्टली सॉल्यूशन हमारे पास आ जाएगा। जो आपकी काइनेटिक एनर्जी है वो कितनी हो जाएगी, माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी कि ये हो जाएगा आपका काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल प्लस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ये हो जाएगा आपका पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल 2 इंटू माइनस 13.6, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल 20 माइनस 27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दीज आर द आंसर्स। क्लियर। और देखिए ये क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्जाम 2014 और 16 दोनों में आ चुका है। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत आसानी से, अगर हमने रिलेशन पढ़े हुए हैं तो हम बड़े आसानी से इनको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाइड्रोजन एटम इज इन ग्राउंड स्टेट इज एक्साइटेड बाय एन इलेक्ट्रॉन बीम ऑफ 12.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी, फाइंड आउट द मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइंस एमिटेड बाय द एटम फ्रॉम इट्स एक्साइटेड स्टेट। क्लियर। तो पहले हम ये बात करते हैं कि ये किस एक्साइटेड स्टेट में पहुंचेगा, उस एक्साइटेड स्टेट की भी बात कर लेते हैं। तो अगर हम बात करें यहाँ पे, देखो ग्राउंड स्टेट एनर्जी कितनी होती है, एनर्जी होती है जो ग्राउंड स्टेट की वो माइनस 13.6 होती है। तो अगर हम एनर्जी ऑफ एक्साइटेड स्टेट की अगर इसमें बात करें, एनर्जी ऑफ एक्साइटेड स्टेट कितनी हो जाएगी, माइनस 13.6 तो इसके पास था, प्लस 12.5। क्लियर। 12.5 इसको दिया गया, 12.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी इसको दी जा रही है, तो ये कितनी हो जाएगी, माइनस 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब यहां पे देखिए माइनस 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी आपकी आ रही है, 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब देखिए 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी किसकी होती है, सिंपल सी अगर हम बात करते हैं, तो अगर हम यहाँ पे बात करें कि जो E है वो क्या होगा, माइनस 13.6 बाई n²। आप इसको इधर के लेके आओ तो n² इज इक्वल क्या होगा, माइनस 13.6 अपॉन E, यानी कि n² इज इक्वल 13.6 डिवाइडेड बाई 1.1। क्लियर। डिवाइड करोगे तो यहां से आपका आएगा n² इज इक्वल 1.1 आएगा 262, 136/11 हो जाएगा ना, 136/11 तो 111 262 22 403 6, तो ये आएगा 12.36। अब देखिए ये फोर्थ ऑर्बिट तो होगी नहीं, फोर्थ ऑर्बिट नहीं हो सकती। अब ये फोर्थ ऑर्बिट नहीं हो सकती, मतलब ये किस में आएगा, थर्ड ऑर्बिट में आएगा। इसका जो वैल्यू आएगा n का, यहां से n का वैल्यू वो लेस देन 4 आएगा, क्योंकि 4 अगर होता तो 16 होना चाहिए था, बट ग्रेटर देन 3। और नंबर ऑफ ऑर्बिट या प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यहां से आपका डेसिमल में नहीं आता, तो n इज इक्वल क्या आएगा, n इज इक्वल आ जाएगा 3, यानी कि ये थर्ड ऑर्बिट में पहुंच जाएगा। और जब ये थर्ड ऑर्बिट में पहुंच जाएगा, नाउ नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन, कितनी स्पेक्ट्रल लाइन ये एमिट करेगा, उसके लिए हमने आपको फॉर्मूला बताया भी था, n इंटू n माइनस 1/2, दैट मीन्स 3 इंटू 3 माइनस 1/2, तो 3 माइनस 1 2 रह जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, इसमें नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन कितना आएगा, 3 आएगा। ये 3 स्पेक्ट्रल लाइन एमिट करेगा। ठीक है, मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइंस एमिटेड।
तो सिंपल सी बात है कि अगर हमको n मालूम है, हम फॉर्मूला स्पेक्ट्रल लाइन का लगाएंगे और उसको कैलकुलेट कर पाते हैं। चेंज करते हैं क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 12.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बीम इज यूज्ड टू एक्साइट ए गैसियस हाइड्रोजन एटम एट रूम टेम्परेचर, डिटरमाइन द वेवलेंथ एंड द करस्पॉन्डिंग सीरीज ऑफ द लाइंस एमिटेड। देखो पिछले वाले क्वेश्चन जैसा ही है, सिंपल। n कितना आया था फ्रॉम द लास्ट क्वेश्चन, अगर हम बात करें तो यहाँ पे अगर बात करोगे तो इससे आपका कितना निकल के आएगा, n3 आएगा। n यहाँ पे 3 आएगा, और n जब 3 आएगा तो ये 3 से डिटरमाइन द वेवलेंथ्स एंड द करस्पॉन्डिंग सीरीज ऑफ द लाइंस एमिटेड। n इज इक्वल 3 है। अब n इज इक्वल 3 के लिए आप देखो क्या क्या कर सकता है। ये n इज इक्वल 1, ये n इज इक्वल 2, और ये कहाँ है, n इज इक्वल 3। तो ये कहाँ से कहाँ जा सकता है, ये 3 से इसमें जा सकता है, 3 से 2 में जा सकता है, और जब ये 2 में पहुंच जाएगा तो 2 वाला फिर से 1 में जा सकता है। यानी कि ये वाली जो है आपका, ये दोनों किस में आएंगे, ये दोनों आएंगे आपके लाइमन में, और ये वाला एक आएगा आपका बामर में। क्योंकि n वाला अगर 3 में n वाला 3 से 2 में जाएगा वो बामर, 3 से 1 में जाएगा वो लाइमन, और जो 2 में पहुंच चुका है वो फिर से 1 में जाने की कोशिश करेगा। तो ये क्या होगा, ये 2 लाइमन के आएंगे, एक बामर का आएगा। 2 लाइमन 1 बामर का आएगा। कैलकुलेशन करने के लिए हमारे पास, अगर हमको वेवलेंथ फाइंड करनी है तो वेवलेंथ फाइंड करने का कैलकुलेशन सीधा सीधा 1 बाई लैम्डा इज इक्वल आर 1 अपॉन एन आई स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन एफ स्क्वायर। ठीक है, 1 बाई लैम्डा इज इक्वल आर, ये क्या होगा 1 अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन, पहले हम रखते हैं 3 को, 9 सॉल्व करेंगे। 1 बाई लैम्डा इज इक्वल 1.09 इंटू हम 10 टू दी पावर 7, और ये हो जाएगा आपका 9 माइनस 1 8 अपॉन 9, 8 अपॉन 9। क्लियर है? सॉल्व करोगे तो लैम्डा इज इक्वल क्या आएगा, 9 अपॉन, इसको मल्टीप्लाई अगर आप कर लेते हो तो ये आएगा आपका 10 टू दी पावर 7, और ये आएगा आपका अप्रोक्सीमेटली, ये हमने क्या लिया है फ्रॉम n इज इक्वल 3 टू n इज इक्वल 1, पहला वाला। इसके लिए डिवाइड करोगे 1.0, क्लियर है? कितना हो जाएगा 28, 028 नहीं जाएगा, 3 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 7 मीटर। क्लियर? अब देखिए ये आ गया n3 से n1 में। इसी टाइप से आप निकाल सकते हो n3 से n2 में, फॉर n इज इक्वल 3 टू n इज इक्वल 2 क्या रहेगा, 1 बाई लैम्डा इज इक्वल आर 1 अपॉन 2 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 3 का स्क्वायर, कितना होगा 1 बाई लैम्डा इज इक्वल 1.09 इंटू 10 टू दी पावर 7। इसको सॉल्व करेंगे 4 और 9 का जो एलसीएम आएगा 36 आएगा, 36 एलसीएम हो गया, ठीक है, 9 माइनस 4, यानी कि ये हो जाएगा लैम्डा की अगर आप बात करोगे तो लैम्डा इज इक्वल 36 बाई 4 रह जाएगा, 9 माइनस 4 5 हो जाएगा, तो 5.45 इंटू 10 टू दी पावर 7। लैम्डा इज इक्वल 6.36 है।
70 6.5 इंटू 10⁻⁻7 मीटर। क्लियर। दूसरी स्पेक्ट्रल लाइन की ये आ गई। इसी टाइप से हम कैलकुलेट कर सकते हैं n=2 से n=1 के लिए भी। क्लियर है। तो सिंपली इसमें दिया गया है कि इलेक्ट्रॉन इतनी एनर्जी गेन करने के बाद एक्साइट होता है, तो इतनी एनर्जी गेन करने के बाद अगर एक्साइट हो रहा है तो एनर्जी लेवल का जो डिफरेंस होगा वो इतना ही आएगा। ओके। अब यहां पे देखिए electron beam is used to excite a gaseous hydrogen atom at room temperature, determine the wavelength and the corresponding series of the lines emitted। क्लियर है। अब यहाँ पे देखिए पिछले वाले पे लौट के आते हैं 1.1। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इज -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इफ एन इलेक्ट्रॉन मेक्स ट्रांजिशन फ्रॉम द एनर्जी लेवल -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट टू -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन एमिटेड टू विच सीरीज ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम डज दिस वेवलेंथ बिलोंग। अब देखो 0.85 हमने किसके लिए फाइंड किया था, यहाँ पे देखिए 0.85 आया था हमारा 4 का और 3.4 आया था हमारा 2 का, यानी कहां से कहां लौट के आ रहा है, 4 से 2 में लौट के आ रहा है। तो ये वाला जो हमारा रहेगा ये 4 से 2 में लौट के आएगा। ये किसका है, ये 4th ऑर्बिट का है और ये हमारा 2nd ऑर्बिट का है। क्लियर। ये 4th का है और ये हमारा 2nd का है। 4th का और 2nd का है। 4th से 2nd में लौट के आ रहा है तो ट्रांजिशन कहां से हो रहा है, n=4 से n=2 में। फाइनल आपका 4 है, इनिशियल आपका 2 है, यानी कि 2 में लौट के जा रहा है। तो ये कौन सी सीरीज हो गई, ये सीरीज हो गई आपकी बामर। क्लियर। और अगर इसकी वेवलेंथ आपको फाइंड करनी है तो वेवलेंथ को फाइंड करने के लिए हम फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, कौन सा, 1/λ = r 1/2 का स्क्वायर -1/4 का स्क्वायर। कितना हो जाएगा, 1/λ = 1.09678 इंटू 10⁻⁷। इसका जो एलसीएम आएगा 4 और 16, एलसीएम आएगा 16, ये हो जाएगा 4 - 1 मल्टीप्लाई करोगे तो ये लैम्डा = 16/4 - 1 3 का मल्टीप्लाई अगर आप इसमें करते हो 3 का मल्टीप्लाई करो इंटू 10⁻⁷, ये ऊपर हो जाएगा 4 ये आएगा 1.29034। ठीक है, 1.29 अगर आप डिवाइड करते हैं 1.29 से थर्टीन पॉइंट कुछ आएगा। इसका कैलकुलेशन हम कर लेंगे तो ये हमारा आंसर है। इसी को अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो इसकी वेवलेंथ आएगी वो 13 पॉइंट कुछ आएगी। क्लियर है।